नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में। आप सब जैसे कि बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कंटिन्यू नोटिफिकेशन के आने की, और फाइनली 2024 के खत्म होते होते अंतिम कार्य दिवस पर आप सभी को नोटिफिकेशन मिल गया होगा। आज मैं ये वीडियो लेकर जब आ रहा था तो आप यकीन नहीं मानोगे कि मुझे एग्जाम देते हुए काफी समय हो गया पीएससी से जुड़े हुए, और आज पहली बार मैं चूंकि आपके लिए ये वीडियो बना रहा था तो नोटिफिकेशन को इतनी डिटेल से पहली बार मैंने पढ़ा, और डिटेल से पढ़ने के बाद मुझे यकीन हुआ कि जब भी कोर्ट में कोई मैटर जाता है तो अल्टीमेटली पीएससी जीत क्यों जाता है वो केस, और जो उसके अगेंस्ट कोई स्टूडेंट होता है वो हार क्यों जाता है। इतनी छोटी छोटी बात इतनी डिटेल से लिखी हुई है कि यदि आप अच्छे से पढ़कर और समझ लें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हर एक चीज की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो वो कितना इंपॉर्टेंट है, यदि आप ओएमआर भर रहे हैं तो किस तरीके से भरना है आपको, यदि आप एग्जाम सेंटर में जा रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, यदि आपने कोई उल्लंघन कर दिया वहां पर एग्जाम रूल्स का तो आपके ऊपर पीएससी कहां तक कार्यवाही कर सकती है। इतना डिटेल में दिया हुआ है कि आप एक बार यदि इसको पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या है। 27 पेज का नोटिफिकेशन है दोस्तों, और आपको जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ मैं आपके सामने लेके आया हूं, और आज मैं अगले कुछ मिनटों में आपको पूरा नोटिफिकेशन का सार देने वाला हूं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसे सही समय पर पढ़ सकें या उसके इंपॉर्टेंट कंटेंट को देख सकें। चलते हैं, डिस्कशन करते हैं नोटिफिकेशन में। आपके एग्जाम नोटिफिकेशन के फ्रंट में ही आपकी एग्जाम डेट दी हुई है, जो कि आपको पहले से ही पता है। पीएससी ने एक स्पेशल नोटिफिकेशन नोटिस के द्वारा बता दिया था कि 16 फरवरी को आपका प्रीलिम्स एग्जाम लेने वाली है। प्रीलिम्स एग्जाम आपको पता ही है 2 चरणों में होता, 2 पेपर में होता है। पहला चरण जो होता है पेपर का वो जीएस पेपर होता है, जिसका समय दिया हुआ है 10 बजे से 12 बजे तक 16 फरवरी को, और दोपहर में 2:15 से 4:15 तक वो सी सेट का एग्जाम आपसे लेने वाली है। राज्य सेवा परीक्षा में जो सी सेट है वो क्वालिफाइंग होता है, लेकिन आपको पता है मध्य प्रदेश में जो व्यवस्था है राज्य वन सेवा परीक्षा और राज्य सेवा परीक्षा 2025, ये दोनों एक साथ होगी जैसे कि पहले होती आई है। लेकिन अभी राज्य सेवा परीक्षा 2025 का ही नोटिफिकेशन आया है, ना कि वन सेवा परीक्षा 2025 का, इसलिए अभी हम सिर्फ राज्य सेवा परीक्षा 2025 की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो अगला स्टेज आता है वो आता है कि आपकी क्या एज लिमिट होगी। ठीक है, तो मिनिमम एज तो 21 आपको पता ही है, 21 होना ही चाहिए, तभी आप राज्य सेवा परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, योग्यता रखते हैं। और जो 21 साल है वो कब आपकी कंप्लीट हो जाना चाहिए, 1 जनवरी 2025 या उससे पहले। ठीक है, 1 जनवरी 2025 के बाद यदि आपकी 21 वर्ष की आयु कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 1 जनवरी 2025 को आप 20 वर्ष 11 माह के हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद आगे चलते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेशन क्या मांगेगा, कैसे मानेगा पीएससी कि हम 21 साल के हो गए हैं। तो हमारी 10th की मार्कशीट में जो लिखा रहेगा, आप अपना नोटिफिकेशन जब उठाएंगे तो उसका जो फ्रंट पेज है, पेज नंबर 1, उसमें जो बी पॉइंट नंबर की हेडिंग है, मैं आपकी स्क्रीन में लगा दे रहा हूं ये स्क्रीनशॉट, इसमें आप देखिएगा पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि आयु की गणना हेतु वही जन्म तिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10th हाई स्कूल की अंक सूची में अंकित है। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन क्या मांग रहा है वो 10th की मार्कशीट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है पेज नंबर 2 में जब आप आओगे, रोजगार पंजीयन। रोजगार पंजीयन के बारे में आपके पेज नंबर 2 का जो पॉइंट नंबर ई है, फर्स्ट में ई, उसमें जब आप पॉइंट नंबर 2 की बात करोगे तो वहां लिखा हुआ है रोजगार पंजीयन। यहां पर आपको देखना है, यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो पॉइंट नंबर खा, क्लियर लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासियों का जीवित रोजगार पंजीयन, मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन अभी वैलिड है ना, जीवित का मतलब क्या हुआ,
जिसका रजिस्ट्रेशन अभी वैलिड है, मतलब पिछले 3 वर्षों के अंदर जो रजिस्टर्ड कराया गया है, जो कि 3 वर्ष में ही रजिस्टर्ड कराना होता है उसको। तो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों का जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, जब आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तब वो आवश्यक नहीं है कि आप उसको डालो ही डालो, लेकिन आपके पास है तो आप उसको भर दो। कॉमा करके लिखा है, किंतु ऐसे अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्यता प्रस्तुत करना होगा। मतलब जब आप प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए भर्ती एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं तब रोजगार पंजीयन जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, यदि आपका प्री मेंस क्वालिफाई हो गया और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर जब आप अपना डैप जमा करोगे तो उसमें आपका वैलिड जो रोजगार पंजीयन है वो आपको जमा करना पड़ेगा। तो भाई कल करना है सो आज ही कर लो, है ना। रोजगार पंजीयन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपको लगना ही लगना है सिलेक्शन प्रोसेस में। इसके बाद आगे आ जाते हैं, जब आप पेज नंबर 3 में आओगे और इसके पॉइंट नंबर 5 में आओगे, ऊपर आप देख रहे होंगे इसमें भी मिसप्रिंट हो गया है ना। वो एक्चुअली पॉइंट नंबर 5 नहीं है, वो पॉइंट नंबर 7 है। ठीक है, 5, 6 फिर 7 नंबर का जो पॉइंट है, लेकिन इसमें 5 नंबर का पॉइंट दिया हुआ है अंडरलाइन करके। तो आपका जो एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन होता है ना, 87% और 13%, वो रिजर्वेशन इशू जो हुआ है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक SLP जो हाई कोर्ट में लगी हुई है, ठीक है, याचिका उसके बारे में बता रहे हैं ये कि SLP जो नंबर दिया हुआ है एवं ओबीसी आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्याधीन रहेगा। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि ये जो भी रिजल्ट आ रहा है इसका जो फाइनल वर्डिक्ट है वो किसके अनुसार होगा, जो कोर्ट्स डिसाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग होगा। उसमें आगे लिखा हुआ है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 0746/2021 और इसमें 29 सितंबर 2022 को जो उन्होंने एक लेटर निकाला था, उन्होंने जो एक फॉर्मूला निकाला था 87 और 13% का, उसके आधार पर इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा अभी जो एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, 87 और 13% में जो अभी रिजल्ट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 87% का आएगा, 13% का वैसे ही रुका रहेगा जैसे कि 2019 से अभी तक के सारे रिजल्ट रुके हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 4 और 5 जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी जिसमें बहुत ज्यादा आपको निराशा हाथ लगी है। अभी तक मैं जितने भी ग्रुप्स वगैरह को, टेलीग्राम चैनल को देख रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कर रहा हूं, देखिए मेरा अपना जो व्यू है यहां पर वो क्लियर करना मुझे लगता है कि जरूरी है, इसलिए मैं वो क्लियर कर रहा हूं। देखिए पीएससी एक नोडल एजेंसी है, ये आपको भी पता है क्योंकि आप सब पीएससी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कितनी पोस्ट में वैकेंसी लाना है ये गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, गवर्नमेंट अपनी आवश्यकता अनुसार, चूंकि एक प्रशासन, एक प्रबंधन को चलाने के लिए उनको कितने नवीन पदों पर भर्ती करना जरूरी है ये सरकार डिसाइड करती है। सरकार एक प्रस्ताव देती है पीएससी को और पीएससी उस पर भर्ती करती है, ये तो आपको पता है। इन सब चीजों के अलावा जो मैं आपको एक स्टूडेंट होने के नाते बोलना चाहता हूं, और एक आप मुझे जो भी समझ लो कि आप मेरे से कुछ अच्छा सीख सकते हैं, मेरे से कुछ अच्छा जान सकते हैं, तो आप वो भी समझ लीजिए। देखिए आपके और मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। हमारे हाथ में ये भी नहीं है कि पोस्ट कितनी आ सकती है, हमारे हाथ में ये भी नहीं है कि हमें एग्जाम कब देना है, हमारे हाथ में ये भी नहीं है कि हम अपने अकॉर्डिंग एग्जाम पेपर ले पाए, या हमारे हाथ में ये भी नहीं है कि रिजल्ट कितने दिन के अंदर आ जाए। आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है और वो है आपकी तैयारी। आप अपनी तैयारी विधिवत रखिए, अपना बेस्ट रखिए,
कल होता है एग्जाम, यदि आज हो जाए तो आपको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आज एग्जाम क्यों हो रहा है, कल जब पूछा था पीएससी ने तो कल ही क्यों नहीं ले रहा है। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, आपने देख भी लिया, इतनी सर्द रातों में हमारे अपने भाई बहन इतने खुले आसमान के नीचे बैठे थे, सिर्फ किस लिए, ताकि वो अपनी मांगों को पूर्ण करवा सकें। उसके बाद क्या हुआ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आज आपके सामने नोटिफिकेशन है, और कितने पदों पर है, 158 पदों पर। यह बात अलग है कि पीएससी के पास पावर है कि वो सरकार के जो नए प्रस्ताव आएंगे पीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम के रिजल्ट के पहले उनको ऐड करके और पदों की संख्या बढ़ा सकती है, ये उसकी अपनी पावर है। उन्होंने इसका उल्लेख भी कर रखा है पेज नंबर 6 में, यदि जो टीप लिखा है उसका पॉइंट नंबर 3 पढ़ोगे तो वहां पर उन्होंने बराबर लिख रखा है कि यदि नया प्रस्ताव कोई प्रीलिम्स एग्जाम के रिजल्ट के पहले आएगा तो हम पदों को ऐड कर देंगे, उसमें लिखा हुआ है क्लियर। लेकिन वो आपके हाथ में है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। आपके हाथ में क्या है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना और 16 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम की तैयारी करना। इसलिए आपका प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, नथिंग एल्स। यदि आप कुछ करना भी चाहो तो नहीं कर सकते हो, आपके हाथ में कोई पावर नहीं है। आपके हाथ में एक ही पावर है कि 16 तारीख को जब 10 बजेंगे घड़ी में तो आपके सामने पेपर होगा। यदि आपने एग्जाम फॉर्म भरा होगा तो आप पेपर दीजिएगा और उसके बाद रिजल्ट देना पीएससी का काम है। आगे चलते हैं, ये मेरा अपना व्यू था, वो व्यू मैं आपके सामने रख दिया। अब आपको जैसा लगे आप वैसा कर सकते हैं। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं पीएससी के फेवर में हूं, कि मैं स्टूडेंट के फेवर में हूं। फैक्ट जो है, लॉजिक जो है, वो मैंने आपके सामने रख दिया। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं पोस्ट की। अब आप खुद ही देख लीजिए ना, पिछले आप 3-4 वर्षों के नोटिफिकेशन उठाकर देख लीजिए, 2023, 2022, 2024, 2019, 2020, आपको डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट कितनी मिलती थी, 27 पोस्ट मिलती थी। हो सकता है किसी में कम हो, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पहली बार मैं इतना डिटेल से नोटिफिकेशन देख रहा हूं, क्योंकि मुझे आपके साथ शेयर करना था। इस बार कितनी आई है डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट, आप ही देख लीजिए, टोटल 10 पोस्ट है और अब मिलती कितनी थी, 27 पोस्ट। आधे से भी कम पोस्ट आई हुई है इस बार। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, जैसे कि नोटिफिकेशन के पेज नंबर 6 की जो टीप है, टीप का पॉइंट नंबर 3 है, उसमें लिखा हुआ है कि सरकार यदि पुनर्विचार करके पदों को बढ़ाने का प्रस्ताव देती है तो प्रीलिम्स एग्जाम के रिजल्ट के पहले पदों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, तो जो डिप्टी कलेक्टर है सबसे प्रीसियस पोस्ट है स्टेट सर्विस एग्जाम की, टोटल 10 है। ठीक है, उसके बाद जो डीएसपी है, पुलिस उपाधीक्षक जिसको बोलते हैं, उप पुलिस अधीक्षक, इनकी पोस्ट 22 है, जिनमें से एक चीज और पीएससी ने बहुत अच्छा किया है कि इन्होंने नोटिफिकेशन में ही डिवाइड कर दिया है कि 87% के लिए कितनी पोस्ट रिजर्व है और 13% के लिए कितनी है। तो जो अभी रिजल्ट आने वाला है वो 87% में आने वाला है, मैंने आपसे बता ही दिया। तो जो डिप्टी कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर में यदि आप देखोगे तो 9 पद जो है वो 87% रिजल्ट के अंतर्गत रहेंगे और एक पद जो है वो 13% के रिजल्ट के अंतर्गत रहेगा। सेम जो उप पुलिस अधीक्षक है उसमें 19 पद जो है वो 87% के अंतर्गत रिजर्व है, मतलब 19 पदों पर रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जो 3 पद हैं वो 13% के अंतर्गत रिजर्व है और उसका रिजल्ट कब आएगा, जब इसका फाइनल वर्डिक्ट कोर्ट दे देगी। ठीक है, 22 टोटल उप पुलिस अधीक्षक या डीएसपी के पद आए हुए हैं। इसके बाद बात कर ले में कॉमर्शियल टैक्स की डिपार्टमेंट की, तो वहां पर एक पद है और वो 87% के अंतर्गत रखा गया है। आपके सामने फिर है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, फाइनेंस डिपार्टमेंट में कुल एक पद है और वो 87% के अंतर्गत रखा गया है। नगरीय विकास और आवास विभाग जो है इसके अंतर्गत 2 पद आए हुए हैं। ठीक है, जनसंपर्क विभाग जो है इसके अंतर्गत 2 पद आए हुए हैं और दोनों 87% के लिए रिजर्व है। इसके बाद यदि आप देखोगे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग यदि देखें तो इसके अंतर्गत कुल 10 पद हैं और 10 पद में से 9 पद 87% के लिए रिजर्व है और एक जो है वो 13% के लिए रिजर्व है। इसके बाद विकासखंड अधिकारी, वो जो जनपद पंचायत के सीईओ होते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। विकासखंड अधिकारी की कुल
3 पद हैं जिनमें से 2 87% के लिए रिजर्व हैं और एक जो है वो 13% के लिए रिजर्व किया गया है। इसके बाद मैं बात करूं महिला एवं बाल विकास विभाग की, तो कुल 65 पद आए हुए हैं जिनमें से 59 पद जो हैं वो 87% के लिए रिजर्व हैं और जो 6 पद हैं वो 13% के लिए रिजर्व किए गए हैं। इसके बाद विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी की बात करें तो इसमें कुल 6 पद हैं, 6 में से 6 के 6 पद जो हैं वो 87% के लिए रिजर्व किए गए हैं। इसके बाद नायब तहसीलदार, मतलब ये जब मैं नोटिफिकेशन देखा तो मुझे बहुत शॉकिंग नोटिफिकेशन में ये पोस्ट लगी, क्योंकि जब भी मैं देखता हूं तो नायब तहसीलदार के अच्छे खासे पद होते हैं हर बार, और जब भी वैकेंसी में वृद्धि रहती है, मतलब मुझे जहां तक याद है 2019 में जब 500 प्लस वैकेंसी आई थी अराउंड 600 के आसपास, तो सबसे ज्यादा पद नायब तहसीलदार के ही थे। और इस बार यदि आप देखोगे दोस्तों तो कुल 3 पद आए हैं नायब तहसीलदार के और तीनों जो है वो 87% के लिए रिजर्व हुए हैं। ये एक शॉकिंग था मेरे लिए जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसके बाद फिर से कॉमर्शियल टैक्स जो इंस्पेक्टर हैं उसकी बात करें तो उसमें कुल 5 पद आए हैं जिनमें से 3 पद जो है वो 87% के लिए रिजर्व हैं और 2 पद जो है वो 13% के लिए रिजर्व किए गए हैं। इसके बाद जो नगर पालिका में हेड होते हैं, जो नगर पालिका के कमिश्नर होते हैं, मुझे एग्जैक्ट इसमें जो पद लिखा हुआ है वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी लिखा हुआ है, उसके लिए 2 पद हैं और दोनों पद जो हैं वो रिजर्व हैं 87% के लिए, मतलब दोनों पर रिजल्ट आ जाएगा। सहकारिता विभाग की यदि मैं बात करूं तो टोटल 7 पद हैं और 7 के 7 पद 87% के लिए रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कनिष्ठ लेखा अधिकारी के लिए 1 पद की वैकेंसी निकली हुई है और वो भी 87% के अंतर्गत है। वित्त विभाग की मैं बात करूं फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में अधीनस्थ सेवा अधिकारी मुख्य भाग 87% के लिए ही 14 की 14 पोस्ट रिजर्व की गई हैं। इस तरीके से यदि देखा जाए तो कुल 158 पोस्ट हैं। और इसके बाद आगे चलते हैं पेज नंबर 6 में ही टीप लिखा हुआ है और टीप के बाद नीचे एक साइड हेडिंग डली हुई है अत्यंत महत्वपूर्ण। ये आपके पूरे नोटिफिकेशन का सार है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले विज्ञप्ति की तारीख डली हुई है कि आपका विज्ञापन किस तारीख को निकला, तो आपको पता ही 31 दिसंबर को निकला है। फिर ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म कब से भर जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बता ही दिया है 3 जनवरी से भर जा रहे हैं और कब तक भर जा रहे हैं 17 जनवरी को, लेकिन दोपहर में 12 बजे तक। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ध्यान नहीं रखते हैं और 17 तारीख को पता चले रात में 12 बजे तक फॉर्म भरने के लिए समझ पाए। ठीक है, तो इसको विशेष ध्यान रखना है कि दोपहर में 12 बजे आपकी डेट एंड हो जाएगी, है ना, एग्जाम फॉर्म फिल करने की। उसके बाद जो मिस्टेक होंगी यदि आपके एग्जाम फॉर्म में आप उसको सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 दिन दिए गए हैं, सॉरी 2 दिन नहीं, 8 तारीख से सुधारने का काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, और 19 तारीख तक चलेगा। ठीक है, तो 8 से तो शुरू ही हो जाएंगे, तो इट मींस कि 12 डेज दिए गए हैं। ठीक है, तो 8 से लेके 19 तक टोटल 12 डेज दिए गए हैं आपको। यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हुई है तो आप उसे सुधार सकते हैं। इसके बाद आपके जो प्रवेश पत्र हैं, एडमिट कार्ड हैं, वो 11 फरवरी से ऑनलाइन आ जाएंगे, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। 11 तारीख के बाद आप कभी भी अपना एग्जाम फॉर्म नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 11 तारीख के बाद आप अपना एग्जाम वो एडमिट कार्ड कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। कब तक, जिस दिन आपका एग्जाम है ना, 16 तारीख तक। इसके बाद आगे चलेंगे पेज नंबर 8 में डायरेक्ट। तो पेज नंबर 1 में आप देखेंगे पॉइंट नंबर 6 दिया हुआ है 8 में, प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रस्तावित शहर, मतलब आपके जो एग्जाम सिटी सेंटर है वो कौन कौन से होंगे, तो वो टोटल 52 दिए गए हैं। ऑफ कोर्स अभी जो 3 नए जिले बने हुए हैं उनको एग्जाम के लिए सेंटर अलग से नहीं बनाया गया है ना, उनका जो अभी है वो लिस्ट में नहीं ऐड हुए हैं। तो जो पुराने वाले 52 जिले हैं निवाड़ी तक, वो सारे के सारे आपके एग्जाम सिटी सेंटर रहेंगे। ठीक है, एग्जाम सेंटर होने वाले हैं। और
आपके लिए एग्जाम सेंटर कैसे डिसाइड होगा, प्रायोरिटी क्या होगी, तो उसके नीचे जस्ट एक बॉक्स बना हुआ है, जितनी सिटीज दी हुई है उसके जस्ट नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि पॉइंट नंबर यदि आप 2 देखेंगे डॉट में, तो उसमें लिखा हुआ है परीक्षा शहर। परीक्षा शहर में यह ऑटोमेटिक निम्नानुसार भरे जाएंगे। कैसे? पहला आवंटन जो होगा, मतलब जो प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी, वो आपके जो आप पता डालेंगे, वर्तमान पते का जो जिला होगा वो, मतलब यदि मान लो आप जबलपुर में रह रहे हैं फॉर एग्जांपल, या इंदौर में रह रहे हैं, या ग्वालियर में रह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, मान लो यदि ग्वालियर में आप रह रहे हैं, तो ग्वालियर में आपका जो मकान मालिक है उसके साथ आपका एग्रीमेंट है, और आप जो एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं और ग्वालियर का एड्रेस डाल रहे हैं, तो आपको जो एग्जाम सेंटर है वो ग्वालियर ही अलॉट होने वाला है। ठीक है, ये प्रायोरिटी में रहेगा। दूसरा जो है प्रायोरिटी में रहेगा आपका वर्तमान पते का संभाग मुख्यालय। जैसे यदि आप ग्वालियर सिटी में हैं तो जिला भी आपका ग्वालियर हो गया और संभाग भी आपका ग्वालियर है, तो आपका सेकंड प्रायोरिटी में भी आपको ग्वालियर ही मिलने वाला है। थर्ड प्रायोरिटी में लिखा हुआ है स्थायी पते का जिला। मान लो आप रहने वाले अशोकनगर के हैं और आप ग्वालियर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो थर्ड प्रायोरिटी में रहेगा। चूंकि आपका परमानेंट एड्रेस अशोकनगर का है, इसलिए आपको थर्ड प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अशोकनगर भी मिल सकता है। और लास्ट प्रायोरिटी है जो स्थायी पते का संभाग मुख्यालय, तो अशोकनगर का भी संभाग क्या होता है, ग्वालियर, है ना, तो ग्वालियर ही, तो अल्टीमेटली ज्यादा चांसेस है कि आपको ग्वालियर ही मिलेगा, चूंकि 4 में से 3 जो है वो ग्वालियर ही हो रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन। तो इस तरीके से जो है आपका एग्जाम की सिटी डिसाइड की जाएगी। इसमें पेज नंबर 8 में दिया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 9 में। पेज नंबर 9 में जो है वो एज लिमिट की बारे में बात की गई है। यदि आप पहला बॉक्स देखेंगे तो जो यूनिफॉर्म वाली सर्विसेज हैं, जस्ट लाइक पुलिस यूनिफॉर्म लगती है, तो पुलिस के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 21 वर्ष से लेकर के 33 वर्ष तक की आयु डिसाइड की गई है। ठीक है, और जो नॉन यूनिफॉर्म वाली सर्विसेज हैं, जहां पर सिविल में भी काम होता है, जस्ट लाइक स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम या स्टेट सिविल सर्विस, ऐसी सर्विसेज के लिए जो है वो 21 से लेकर के 40 इयर्स तक की 40 इयर्स तक की एज निर्धारित की गई है। ठीक है, लेकिन यदि आप पेज नंबर 10 में देखोगे तो नोट लिखा हुआ है नीचे तरफ, यदि आप देखोगे, और नोट का पॉइंट नंबर 2 यदि आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है अभ्यर्थियों, ये स्क्रीन में मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इसको पढ़ सकते हैं। अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट दे होंगी, किंतु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग, मतलब किसी भी कैटेगरी हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 इयर्स होने वाली है। मतलब यदि आप रिजर्व कैटेगरी से भी आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मैक्सिमम कब तक का मिल सकता है, आपकी एज लिमिट 45 है ना, कि 45 इयर्स एज मैक्सिमम आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। इससे ऊपर के व्यक्ति किसी भी हाल में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं पेज नंबर 14 में। इसमें ऑनलाइन आवेदन करते समय किन किन बातों की और ध्यान रखना है, या किन किन बातों को ध्यान रखना है, बहुत डिटेल से दिया गया है आपको। वैसे आप हर बार फॉर्म भरते होंगे, जो लोग नए हैं पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, एक बार नोटिफिकेशन का पेज नंबर 14 बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं पेज नंबर 15 में, आपकी फीस का डिटेल दिया गया है। तो फीस की डिटेल में आप देखेंगे कि जो SC, ST, OBC और EWS है, इनको 250 रुपीज फॉर्म के लगेंगे, और बाकी जो अनरिजर्व कैटेगरी है, बेचारे जनरल के बच्चे है ना, उनको 500 रुपए लगना है। आपके लिए थोड़ी सा दुख है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपको 500 रुपए तो देना पड़ेगा। आप ही बच रहे हो सरकार के लिए, PSC के लिए, तो 500 रुपए फीस है जनरल मेल के लिए, और बाकी जितने भी रिजर्व कैटेगरी है सबको 250 रुपीज देना है। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 18 नोटिफिकेशन की बात करें तो इसके टॉप में ही देखोगे आप, लिखा हुआ है लास्ट डेट कब है एग्जाम फॉर्म फिल करने की, 17 जनवरी दोपहर 12 बजे। ठीक है, मैं बार बार इस वीडियो में आपको 10 बार बता चुका, दोपहर 12 बजे तक का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, पेज नंबर 20 जो है नोटिफिकेशन का,
ठीक है। इसमें वो सारे दस्तावेज, वो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है जो आप अपने एडमिट कार्ड के साथ किसी एक को लेके जा सकते हैं आप अपने एग्जाम सेंटर में प्रूफ के लिए। ठीक है, मैं पढ़ के भी बता दे रहा हूं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आप ले जा सकते हैं। उनमें पहला है आधार कार्ड, दूसरा है वोटर आईडी, तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस, चौथा पैन कार्ड, पांचवा पासपोर्ट, छठवां जो है वो दिया गया है केंद्र शासन, राज्य शासन, सार्वजनिक सेवा के उपक्रम के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड है वो। ठीक है। 7th है आप अपनी पोस्ट ऑफिस या बैंक की पासबुक भी ले जा सकते हैं। नंबर 8 में शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम 3 वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड या राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीन फोटो से आइडेंटिटी कार्ड, है ना। तो इतने सारे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आप कुछ भी लगा लो। आपके पास तो आधार कार्ड होगा ही, उससे ज्यादा की कुछ जरूरत है ही नहीं, जनरली ऐसा ही होता है। आगे चलते हैं। आपका पेज नंबर 20 हो गया नोटिफिकेशन का जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं पेज नंबर 23। तो इसमें ओएमआर से रिलेटेड सारी चीजें दी गई हैं कि ओएमआर कैसे भरनी है, ओएमआर में क्या सही होता है, क्या गलत होता है, कैसे टिक लगाया जाता है, कौन सा टिक लगाओगे तो सही रहेगा। आप ये बॉक्स देख रहे हैं स्क्रीन में अपने, इसमें बताया गया है कौन कौन से बॉक्स कैसे कैसे भरने हैं तो गलत हो जाएगा, और एक लास्ट वाले में बताया गया है कि कैसे भरना है तो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और लास्ट जो आपका नोटिफिकेशन का पेज नंबर है वो है पेज नंबर 27। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दी हुई है, आप यदि देखोगे ऊपर जो 3 डॉट दिए गए हैं कि मेरिट कैसे बनती है। जो फाइनल आपकी एग्जाम जब हो जाएगा, इंटरव्यू भी हो जाएगा, उसके बाद मेरिट कैसे डिसाइड होगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसको समझना बहुत जरूरी है। इन्होंने इसमें 3 फॉर्मूले बताए हुए हैं। पहला फॉर्मूला है कि आपके मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे, उसके बाद मेरिट बनेगी। दूसरा क्या है कि यदि किसी 2 या 2 से अधिक पर्सन के यदि सेम मार्क्स आ गए तो उसमें से जिसके रिटन एग्जाम में अधिक अंक होंगे उसको वरीयता या प्रायोरिटी दी जाएगी। यदि रिटन एग्जाम में भी सबके बराबर हैं तो तीसरा भी फॉर्मूला दिया गया है कि जिसकी सबसे ज्यादा एज होगी उसको वरीयता दी जाएगी। समझ गए? तो मेरिट कैसे डिसाइड होती है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस तरीके से आपके नोटिफिकेशन की सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। लिंक में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, आप वहां क्लिक करके वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एनपीपीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर ही सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी डिटेल पसंद आई होगी। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपने यदि ये वीडियो देख लिया है तो आपको कुछ भी जानने की अदर जरूरत नहीं है। आप नोटिफिकेशन पढ़ भी सकते हैं, बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।